नमस्कार, मैं हूं रवींद्र त्रिपाठी। स्वागत करता हूं आपका अपने पॉलिटिक्स क्लासेस में। साथियों, आज मैं पुनः आपके सामने एक अत्यंत संवेदनशील विषय के साथ प्रस्तुत हूं। ये मुद्दा है समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ये इशू सेंसिटिव इसलिए है कि एक ओर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, जो राज्य को निर्देश देता है कि पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें। वहीं दूसरी ओर है अनुच्छेद 25, जो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार से निकलते हैं लोगों के धर्म पर आधारित पर्सनल लॉज, जो अनुच्छेद 44 के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। और इस द्वंद्व के बीच है भारत सरकार, जो चाह करके भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर पा रही है। आइए इस स्थिति का विश्लेषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 के चुनाव घोषणा पत्र में 3 बड़े वायदे किए थे। उनमें से एक था संवैधानिक दायरे में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। दूसरा था आर्टिकल 370 समाप्त करना। ये कार्य भी पूरा हो चुका है। तीसरा मुद्दा, जो 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो के साथ साथ 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में भी था, वो था अनुच्छेद 44 के तहत देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। अनुच्छेद 44 राज्य को ये निर्देश देता है कि राज्य को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। निश्चित ही यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं की दशा में सुधार लाएगा, उन्हें अधिकार दिलाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 2024 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इस संवेदनशील मुद्दे को एक बार फिर उछालेगी? बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आज़ादी से पहले, संविधान निर्माण काल में, संविधान सभा में और उसके बाद भी एक विवादित विषय रहा है, खासतौर से शाहबानो केस के बाद से। इसके पहले कि हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करें, हाल ही में देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके आधार पर इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक हो जाता है। आइए उन घटनाओं पर एक सरसरी तौर पर नजर डाल लेते हैं। गोवा इस देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य परिवार के रूप में एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ लागू है। हालांकि पुर्तगाली नागरिक संहिता थी, जिसे गोवा के लिबरेशन के बाद भी रिप्लेस नहीं किया गया है। यह एक प्रगतिशील कानून है जो पति पत्नी और बच्चों के बीच आय और संपत्ति के विभाजन की अनुमति देता है। प्रत्येक जन्म, विवाह और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है। तलाक के कई प्रावधान हैं। जिन मुसलमानों की शादी गोवा में रजिस्टर्ड है, वे 3 तलाक के माध्यम से बहुविवाह या तलाक का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस कानून में कुछ खामियां हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदू पुरुषों को कुछ परिस्थितियों में द्विविवाह यानी कि बाइगमी का अधिकार है। मैंने गोवा की नज़ीर इसलिए दी क्योंकि राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व में एक संसदीय समिति यानी कि पार्लियामेंट्री कमेटी गोवा के यूनिफॉर्म सिविल लॉ का अध्ययन करने गोवा गई थी। कुछ बीजेपी शासित राज्य, उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, अपने अपने राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में गंभीरता से प्रयासरत हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में एक भाषण देते हैं कि गोवा की नागरिक संहिता राज्य में हिंदू पुरुषों के लिए 2 विवाह की अनुमति देता है यदि पहली पत्नी 25 से 30 वर्ष की आयु तक पुत्र देने में विफल रहती है। उनका कहना था कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि बीजेपी ने हाल ही में जो स्टैंड लिया है वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। संसदीय समिति से कहा गया था कि व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा पर तभी गौर किया जाएगा जब जनसंख्या का एक बड़ा भाग मौजूदा कानूनों में संशोधन की मांग करता है, ताकि संसद के द्वारा नया कानून बनाया जा सके। इस मुद्दे पर कानून मंत्री ने संसद में एक बयान दिया कि समान नागरिक संहिता से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार फिलहाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर विचार नहीं कर रही है। उनका कहना था कि राज्य सरकारें संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत ऐसा कानून लाने के लिए स्वतंत्र है। सरकार ने विधि आयोग से समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न पक्षों को जांच करने और अपनी सिफारिशें पेश करने को कहा है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी जब इस देश का अधिकांश शिक्षित युवा वर्ग धर्म और जाति के मुद्दों से ऊपर उठ चुका है, तब भी ऐसे प्रगतिशील कानूनों का विरोध क्यों किया जा रहा है?
आइए इस मुद्दे को विस्तार से जानने और समझने का प्रयास करें। हम सब जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ अनेक जातियों, जनजातियों और अनेक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग भी पाए जाते हैं जो अलग अलग परंपराओं का पालन करते हैं। इनके निजी कानून भी इनके धर्म पर आधारित होते हैं। ये विविधता यानी कि डाइवर्सिटी हमारे लीगल सिस्टम में भी दिखती है, क्योंकि ये लोगों के पर्सनल लॉज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 भारत को एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या एक सेकुलर राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। सीधे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सभी लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया जाएगा। किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 44 राज्य को यह निर्देश देता है कि पूरे देश में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य मकसद यह है कि सभी नागरिकों के निजी मामलों जैसे विवाह, विरासत, गोद लेने, तलाक और रख रखाव को कवर करते हुए एक कानून का प्रावधान होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तभी हम धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म को सच्चे मायने में लागू कर पाएंगे। इस मुद्दे को भारतीय संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्ट आर्टिकल 35 के रूप में 23 नवंबर 1948 को बहस के लिए लाया गया था। मुस्लिम सदस्यों ने ड्राफ्ट आर्टिकल का विरोध किया। मोहम्मद इस्माइल साहब के अनुसार ये ड्राफ्ट आर्टिकल राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अगर निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो इसमें गलत क्या था? जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया और जो मुसलमान भारत में रह गए उनको ये अच्छी तरीके से मालूम था कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन करता है, न कि 2 नेशन या 3 नेशन थियरी में। लेकिन जो ड्राफ्ट आर्टिकल संविधान सभा में पेश किया गया उसका विरोध करते हुए मुस्लिम सदस्यों का मानना था कि इसमें संशोधन किया जाना चाहिए जिससे किसी भी समूह, वर्ग या समुदाय को अपना निजी कानून अर्थात पर्सनल लॉ छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए अगर उनके पास ऐसे कानून हैं। उनका तर्क था कि पर्सनल लॉ पालन करने का अधिकार उन लोगों के जीवन का तरीका है, उनके धर्म का हिस्सा है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है। यदि व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित करने वाला कुछ भी किया जाता है तो यह उन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप होगा। उनका यह भी कहना था कि पर्सनल लॉ भी सिविल कोड से कवर्ड होगा। उनका तर्क था कि मुसलमानों के उत्तराधिकार, विवाह और तलाक के नियम पूरी तरीके से उनके धर्म पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार मुसलमानों के तर्क मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित थे। पहले, यूनिफॉर्म सिविल कोड उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। दूसरे, ये ड्राफ्ट आर्टिकल मुस्लिम कम्युनिटी में वैमनस्य पैदा करेगा। और तीसरे, धार्मिक संप्रदायों के बिना पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करना गलत था। डॉक्टर अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अलादी कृष्णाजोगी अय्यर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जोरदार समर्थन किया। उनका तर्क था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिना महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। जहाँ तक बात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है, आज़ादी के 75 वर्षों के बाद किसी भी सरकार ने इस दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किए हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि तुष्टीकरण की राजनीति या पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट के चलते कोई सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक संसद में लाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। स्वतंत्रता के बाद 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, भारत सरकार के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का एक अच्छा मौका था। किंतु आज़ादी के बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अल्पसंख्यक के संरक्षकता अधिनियम 1956 या हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं रख रखाव अधिनियम 1956 या हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जरूर पास किए गए। इन अधिनियमों ने विभिन्न पारंपरिक हिंदू कानूनों को कोडिफाई किया और उन्हें एकीकृत किया। किसी भी समाज के कायदे कानून धर्म या मजहब से संबंध रखते हैं, लेकिन इन सबसे हमारी आधी आबादी अर्थात औरतें भी प्रभावित होती हैं। उनकी रजामंदी भी बेहद ज़रूरी है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो ये महिलाओं की समानता के मौलिक अधिकार का हनन होगा। अब मैं अपने पूर्व में कहे गए तुष्टीकरण की राजनीति के वाक्यांश को कुछ नज़ीरों के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं भारत के संवैधानिक इतिहास में मील का पत्थर कहे जाने वाले मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, संक्षेप में शाहबानो केस का जिक्र करूंगा। ये केस धर्म के मामले में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की भूमिका, धार्मिक सिद्धांतों के अव्यवस्थित प्रतिच्छेदन यानी कि डिसऑर्डरली इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स, एक उदारवादी लोकतंत्र में निहित लोगों के पर्सनल राइट्स या निजी अधिकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ में जेंडर के प्रति उलझे हुए प्रश्नों को दर्शाता है। शाहबानो, जिनका निकाह 1932 में हुआ था, 1978 में शाहबानो के पति ने 62 वर्ष की उम्र में तलाक देकर उन्हें और उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। तलाक का दर्दनाक अर्थ यह है कि पति अपने पत्नी को उसके वैवाहिक घर से बाहर करने का आदेश देता है। यदि कानून का जीवन से संबंध है तो यह तर्क अभी भी पैदा होता है। शाहबानो ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत इंदौर की अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपने तलाकशुदा पति अहमद खान से अपने रखरखाव या गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस की मांग की। सीआरपीसी की धारा 125 निर्धारित करती है कि एक आदमी को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा जो अपने दम पर खुद को मेंटेन नहीं रख सकती है। शाहबानो के शौहर अहमद खान का दावा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ केवल इद्दत की अवधि तक ही रखरखाव के भुगतान को सीमित करता है। इद्दत आमतौर पर 3 महीने की वो अवधि होती है जिसे एक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद दोबारा शादी करने से पहले पालन करना चाहिए। अप्रैल 1985 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो को भरण पोषण का भुगतान करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि बाई ताहिरा ए वर्सेस अली हुसैन फिसली चौथिया केस में 6 अक्टूबर 1978 को जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने माना था कि एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी रखरखाव की हकदार है, भले ही उसे व्यक्तिगत कानून के तहत पूरी राशि पहले ही मिल चुकी हो। लेकिन शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने मुस्लिम समुदाय में कोहराम मचा दिया। उन्होंने इस आधार पर जोरदार आंदोलन किया कि तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को दे भरण पोषण के संबंध में ये निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करता है, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। 3 तलाक का मामला केवल एक धर्म का मामला नहीं था, बल्कि जेंडर जस्टिस का मामला था। बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर संविधान को शरीयत के अधीन बनाने की ओर पहला कदम था। मुस्लिम विरोध के सामने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने घुटने टेक दिए और मई 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 अर्थात मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पारित हुआ। राजीव गांधी सरकार में मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, जो वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं, ने इसके विरोध में इस्तीफा दिया। इस प्रकार कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हुए एक प्रगतिशील यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मौका गंवा दिया। हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार है, इसलिए स्वाभाविक है कि हिंदू धर्म एक पतित्व या एक पत्नीत्व अर्थात मोनोगैमी का समर्थन करता है। इसके विपरीत मुसलमानों में विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937 के तहत मुसलमानों को 4 पत्नियों की इजाज़त है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किसी भी सक्षम अदालत के द्वारा प्राप्त डिक्री के द्वारा ही विवाह को भंग किया जा सकता है। यदि कोई पुरुष या स्त्री बिना वैधानिक संबंध विच्छेद किए दूसरा विवाह करता है या करती है तो उसे भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पेनल कोड की धारा 494 के तहत दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। मुस्लिम 3 तलाक के द्वारा संबंध विच्छेद कर सकते हैं। हिंदू पतियों ने दूसरा विवाह करने का रास्ता ढूंढ लिया है। हिंदू कानून के प्रावधानों से बचने के लिए उन्होंने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया है। सरला मुदगिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दूसरी शादी करने के लिए धर्मांतरण अमान्य है और दूसरा विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और इंडियन पेनल कोड की धारा 494 के तहत अमान्य और दंडनीय होगा। इस फैसले ने समाज में मनमानी रोकने के लिए ऐसे मामलों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया। जस्टिस कुलदीप सिंह और आरएम सहाय की बेंच ने सरकार को संविधान के संरक्षक के रूप में नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 को लागू करने का अनुरोध किया। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बाध्यकारी नहीं होते हैं, इसलिए पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से मना कर दिया
और इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 एक डेड लेटर बनकर रह गया। 3 तलाक के द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकार किस तरह प्रभावित होते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। शायरा बानो ने 3 तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला पर बैन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने अपने तलाक को इस आधार पर चुनौती दी थी कि इससे उनके मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है। शायरा बानो को उनका तलाकनामा टेलीग्राम के जरिए मिला। कहा जाता है कि वे एक मुफ्ती के पास गई तो उन्होंने कहा कि टेलीग्राम से भेजा गया तलाक जायज है। BBC.com के अनुसार एक मौलवी ने उनसे कहा कि आपके धर्म की वजह से आपके पास मूल अधिकार नहीं है। ऐसे में अगर आप हिंदू हैं, ईसाई या किसी अन्य धर्म को मानने वाली महिला हैं तो आप ठीक हैं, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपके पास मूल अधिकार नहीं है। इस केस में मुख्य विचारणीय मुद्दे थे। पहला, क्या तलाक बिद्दत यानी कि एक ही बार में 3 बार तलाक कह देना का अभ्यास इस्लाम का एक अनिवार्य अभ्यास है, और दूसरे, क्या 3 तलाक की प्रथा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। शायरा बानो ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 3 तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथाएं समानता के अधिकार, भेदभाव के खिलाफ अधिकार और आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। उसने आगे तर्क दिया कि इन प्रथाओं को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने माना कि शरीयत तलाक बिद्दत की कड़ी निंदा करती है। उनका तर्क था कि अदालत असंहिताबद्ध मुस्लिम पर्सनल लॉ की समीक्षा नहीं कर सकती और ये प्रथाएं इस्लाम के लिए आवश्यक थीं और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा संरक्षित थीं। अन्य सभी पक्षों ने शायरा बानो के समर्थन में अपनी दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने 3-2 के बहुमत से यह पाया कि तलाक बिद्दत की प्रथा स्पष्ट रूप से मनमाना माना जाता है। इस अर्थ में वैवाहिक बंधन को एक मुस्लिम पति द्वारा शादी को बचाने के लिए सुलह करने के किसी भी प्रयास के बिना स्वेच्छा से और सनकी तरीके से तोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को दिए गए बहुमत के फैसले में तत्काल रूप से ट्रिपल तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में घोषित करके तलाक की प्रथा को अलग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्थापित किया कि तलाक बिद्दत संवैधानिक नैतिकता, महिलाओं की गरिमा और लैंगिक समानता के खिलाफ है। 3 तलाक पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। ये मुस्लिम महिलाओं को समानता प्रदान करता है और महिला सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावी रूप देने के लिए संसद ने जुलाई 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम अर्थात मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड मैरिज एक्ट 2019 पारित किया। धारा 3 के तहत किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को बोलकर, लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे व्हाट्सएप, ईमेल, SMS या किसी अन्य तरीके से तलाक बिद्दत, दूसरे शब्दों में 3 तलाक की सभी घोषणाओं जिसका प्रभाव तत्काल एवं वापसी योग्य नहीं माना जाता है को अमान्य और अवैध मानती है। धारा 7 के खंड C के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के दंडनीय अपराध का आरोपी है उसे तब तक जमानत नहीं दी जाएगी जब तक कि मजिस्ट्रेट उस आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन और विवाहित मुस्लिम महिला जिसके खिलाफ तलाक सुनाया गया है उसका पक्ष सुनने के बाद वाजिब वजहों के आधार पर आरोपी को जमानत दे सकेगा। इस प्रकार यह धारा इसे एक संज्ञेय अपराध अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाती है। यह अपराध तभी संज्ञेय माना जाएगा जब तलाक की सूचना मुस्लिम पत्नी जिसके खिलाफ तलाक घोषित किया गया है अथवा उसके खून से संबंधित व्यक्ति या शादी कराने वाले व्यक्तियों के द्वारा पुलिस को दी गई है, अर्थात FIR दर्ज कराई गई है। इस अपराध के लिए 3 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। रहाना जलाल बनाम केरल राज्य के मामले में 17 दिसंबर 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि CRPC की धारा 438 और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 7 के खंड C के एक सच्चे और सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर यह माना गया है कि इस अपराध के लिए अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि सक्षम अदालत को उस विवाहित मुस्लिम महिला का पक्ष सुनना चाहिए जिसने एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले अपनी शिकायत
दर्ज कराई है। विवाहित मुस्लिम महिला को नोटिस जारी करने के बाद एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की पेंडेंसी के दौरान इंटरिम रिलीफ यानी कि अंतरिम राहत देना अदालत के विवेक पर निर्भर होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस बिल के तहत अपराध केवल एक मुस्लिम व्यक्ति अर्थात पति ही कर सकता है, अतः उसके संबंधियों को इसके अधीन अपराध का आरोपी नहीं बनाया जा सकता। 3 तलाक की पीड़िता को अपने और अपने नाबालिग बच्चों के भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता पाने का हक है। भत्ते की राशि मजिस्ट्रेट के द्वारा तय की जाएगी। वो अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी लेने की भी हकदार है। इस प्रकार ये अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। उम्मीद यह है कि इससे मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न रुकेगा। इसे समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक कदम कहा जा सकता है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस अधिनियम की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। इस बिल के विरोध में यह भी कहा जा रहा है कि तलाक एक दीवानी यानी कि सिविल केस है, लेकिन इस बिल ने इसे एक आपराधिक अपराध अर्थात क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। इस बिल को सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर लाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया था, न कि एक क्रिमिनल ऑफेंस। इसके अलावा यदि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा करना है, तो जब उनके पति जेल में रहेंगे तो उनके नाबालिग बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय एवं अन्य जरूरतों का ध्यान कौन रखेगा। उनका कहना है कि 3 तलाक के अपराध में पुरुषों को सलाखों के पीछे तो डाल दिया गया, लेकिन महिलाओं, बच्चों और उनके आश्रितों के लिए विधेयक में कोई आर्थिक या सामाजिक सहायता नहीं प्रदान की गई है। 3 साल की जेल की शर्त मनमानी और जरूरत से ज्यादा लगती है। साथ ही सवाल यह भी उठता है कि अगर पति को जेल में डाल दिया जाता है तो क्या उसका परिवार पीड़िता को उसी घर में रहने की इजाजत देगा। निष्पक्ष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कानूनों से देश के अल्पसंख्यक वर्ग में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हुए उन्हें प्रताड़ित कर रही है। इसलिए इस कानून में अपेक्षित सुधार लाकर सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास स्थापित कर पाए। कोई पत्नी तलाक के बाद अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करना चाहे तो उसे निकाह हलाला की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। निकाह हलाला वो प्रक्रिया है जिसमें उसे किसी दूसरे पुरुष से निकाह कर तलाक लेने के बाद ही अपने पूर्व पति से निकाह कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में कुछ जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं कि बहुविवाह और निकाह हलाला पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये प्रथाएं मुस्लिम महिलाओं को असुरक्षित, कमजोर बनाती हैं और उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं। इस मुद्दे पर दायर की गई सभी याचिकाओं की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में अक्टूबर 2022 के दूसरे सप्ताह में की जानी है। इसके अतिरिक्त हिजाब का मुद्दा भी पर्सनल लॉ पर आधारित है, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है और न्यायालय में विचाराधीन है। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी समानता, न्याय, राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सभी नागरिक जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता, समानता और निजता का आनंद उठा सके। अनुच्छेद 44 भारत सरकार के साहस का एक लिटमस टेस्ट है कि वो इसे लागू कर पाता है या नहीं। डॉक्टर ताहिर महमूद ने अपनी पुस्तक मुस्लिम पर्सनल लॉ के 1997 एडिशन के पृष्ठ 200 से 202 में कहा है कि धर्मनिरपेक्षता के लक्ष्य के अनुसरण में राज्य को धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को लागू करना बंद कर देना चाहिए। वे चाहते हैं कि नेतृत्व बहुसंख्यक समुदाय से आए, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि वे नेतृत्व करें या न करें, राज्य को अपना कार्य करना चाहिए। लेखक ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि राज्य के विधायी क्षेत्राधिकार से अपने पारंपरिक व्यक्तिगत कानूनों के लिए प्रतिरक्षा सुरक्षित करने के लिए धार्मिक और राजनीतिक दबाव डालने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय मुसलमान ये पता लगाना और प्रदर्शित करना शुरू कर दें कि सच्चे इस्लामों को कैसे शुद्ध किया गया है। उनका समय विहीन और कालानुक्रमिक व्याख्याएं भारत के सामान्य नागरिक संहिता को समृद्ध कर सकती हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा कानूनी नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा है। भाजपा अगर इसके लिए जरा भी गंभीर होती तो यह वीपी सिंह सरकार पर दबाव डालकर इसे लागू करवा सकती थी,
क्योंकि वीपी सिंह सरकार 1989 में भाजपा के बाहरी समर्थन से ही चल रही थी। सभी कानून, यहाँ तक कि शाश्वत नियम जो हमारे मानव ज्ञान एवं सभ्यता को प्रतिबिंबित करते हैं, हम मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इस युग में हम ये तो नहीं कह सकते कि गुप्तकालीन या मुगलकालीन कानून आज भी प्रासंगिक है और पवित्र है। अगर हम ऐसा कर दें तो हमारी भावी पीढ़ियां भविष्य में हमारी भर्त्सना जरूर करेंगी कि जब दुनिया ज्ञान, विज्ञान और तर्क को स्वीकार कर रही थी, तब हमारी पीढ़ी पुरातन निष्ठा, असमान और अन्यायपूर्ण कानूनों के द्वारा शासित थी। हमारे कानून भावनाओं पर नहीं बल्कि ज्ञान और तर्क पर आधारित होने चाहिए। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हमने कुछ परंपरागत संस्थाओं को अस्थिर किया है और बहुतेरी रूढ़ियों और संस्थाओं को उखाड़ फेंका है। एक आधुनिक, मजबूत, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हमारे राजनेताओं को चुनावी गणित यानी कि इलेक्टोरल कैलकुलस से ऊपर उठना होगा। यह समय की मांग और आवश्यकता दोनों है कि सरकार देश में एक समान नागरिक संहिता यथाशीघ्र लागू करे, लेकिन यह कार्य अति उत्साह, उतावलेपन और हड़बड़ाहट में नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को कानूनविदों, राजनेताओं और सभी धर्मों के धार्मिक गुरुओं को शामिल कर एक समिति गठित करनी चाहिए जो एक ऐसे कानून का ड्राफ्ट तैयार करे जो लोगों के धार्मिक व्यवहार में दखलंदाजी अर्थात इंटरफेरेंस ना करे। इस प्रकार तैयार किया गया ड्राफ्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जाना चाहिए और एक निश्चित समयावधि में जनता की राय लेनी चाहिए। इसके बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्र में समरसता, सौहार्द, सद्भावना, महिलाओं के अधिकार और राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किया जा सके। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।